गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका भगवान दास टोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में इतिहास विषय में स्वागत है। कल के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। उन स्रोत में हमने साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन हम कर चुके हैं। साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन हम कर चुके हैं। साहित्यिक स्रोत में भी हमने कल के वीडियो में आपसे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा की थी। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने चर्चा की थी। ब्राह्मण जो ग्रंथ थे वो अभिजात वर्ग से संबंध रखते थे। अभिजात वर्ग से संबंध रखते थे। अभिजात वर्ग वो वर्ग है जो संस्कृत बोलता था और जो उच्च सांस्कृतिक चीज़ें रखता था और जो अमीर था, धनी था और शासक वर्ग के ज़्यादा नज़दीक था, उसे अभिजात वर्ग बोलते हैं। जैसे आज के समय में हम अंग्रेजी बोलने वाले या जो प्रशासन के ज़्यादा नज़दीक है वो एलिट क्लास में आ गया, ठीक है। उसी तरह उस वक्त जो संस्कृत जो बोलते थे और जो शासक वर्ग के ज़्यादा नज़दीक रहते थे उसे अभिजात वर्ग के अंतर्गत लिया जाता था। तो ज़्यादातर जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो अभिजात वर्ग को ध्यान में रखकर लिखे गए थे। लेकिन इससे हमें इतिहास के स्रोत की हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ अभिजात वर्ग के बारे में जानकारी मिलती है, हमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं मिलता है। तो आज हम एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ेंगे, वो है साहित्यिक स्रोत में बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो थे उस वक्त ज्यादातर पाली भाषा में लिखे गए थे। इनकी भाषा क्या थी? पाली। जैसे आजकल जन सामान्य की भाषा हिंदी है, एलिट क्लास की अंग्रेजी है, तो उस समय जो अभिजात वर्ग था उनकी भाषा संस्कृत थी और जन सामान्य की भाषा पाली थी। तो ज़्यादातर जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। तो हमें एक दृष्टिकोण मिला, वो अभिजात वर्ग का साहित्य था, ये जनसाधारण का साहित्य है। क्योंकि जनसाधारण की भाषा पाली थी। अब बौद्ध ग्रंथ में हमें कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ मिले हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जो महात्मा बुद्ध के बारे में जो लिखे गए थे 3 त्रिपिटक ग्रंथ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं उसमें पहला है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो है उसमें महात्मा बुद्ध के प्रवचन, महात्मा बुद्ध के विचार और महात्मा बुद्ध क्या लोगों को शिक्षा देना चाहते थे वो बातें इसमें बताई गई है। बुद्ध की शिक्षाएं, प्रवचन और विचार, इनके बारे में जो जानकारियां है वो सुत्त पिटक में हमें मिलती है। ये त्रिपिटक के एक पार्ट है सुत्त पिटक। 3 है। दूसरा है हमारे पास विनय पिटक। विनय पिटक में जो बुद्ध ने बौद्ध संघ बना रखे थे, तो संघ के जो नियम थे वो थे बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम। बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम। तीसरा जो है वो है अभिधम पिटक।
इसमें बौद्ध के विचारों का दार्शनिक स्वरूप हमें मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ का दार्शनिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण किसमें देखने को मिलता है हमें? अभिधम पिटक में। ये सुत्त पिटक और विनय पिटक तो प्रथम बौद्ध संगीति में संकलित हुए थे और ये अभिधम पिटक तृतीय बौद्ध संगीति में संकलित हुए थे जो अशोक ने करवाई थी। इसको हम बॉक्स के रूप में कर सकते हैं। 2 नंबर का हमारा प्रश्न तैयार है, बॉक्स के रूप में हम इसको नोट कर सकते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में और हमारे पास है महावंश, महावंश साहित्य, जिसमें दीपवंश और दिव्यावदान नाम के बौद्ध ग्रंथ हैं। इनसे हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो साहित्य है ये श्रीलंका के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है। देखिए इसमें जानने का ये तरीका है कि हमने साहित्यिक स्रोत में जो ब्राह्मण ग्रंथ देखे वो ब्राह्मणों के या जो हिंदू धर्म थे उनके अनुसार थे, उनका दृष्टिकोण था। बौद्ध ग्रंथ में जो साहित्य है इसमें बौद्ध जो भिक्षुक हैं उनका दृष्टिकोण है, मतलब धार्मिक दृष्टिकोण अलग अलग है। इतिहासकार तो क्या करता है, दोनों की तुलना करता है, वे ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बात है, बौद्ध ग्रंथ में क्या बात है, दोनों में कॉमन चीजें कौन सी निकल के आ रही है। इसका मतलब वो एक जानकारी का स्रोत हो गया। हम उनका दृष्टिकोण भी पता कर सकते हैं कि भाई बौद्ध भिक्षुओं का क्या दृष्टिकोण था, निश्चित रूप से धार्मिक दृष्टिकोण था उनका, ब्राह्मण ग्रंथ वालों का उनका धार्मिक दृष्टिकोण था। तो उन्हें आपस में तुलना करके एक इतिहासकार बहुत अच्छे निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। ठीक है। एक हमें जनसाधारण का इतिहास भी पता चल रहा है, उसमें हमें अभिजात वर्ग का पता चल रहा था, तो इसकी भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा जो हमारा जो ग्रंथ है धार्मिक दृष्टिकोण वाला वो है जैन ग्रंथ। तीसरा धार्मिक साहित्य में हमारे पास है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में भी दृष्टिकोण हमें जैन धर्म के अनुसार देखने को मिलेगा। ठीक है। ये बहुत जरूरी है उनका दृष्टिकोण पता करना। तो इसमें एक ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों का जिक्र पता चलता है, भगवती सूत्र। 16 महाजनपद, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपद का जिक्र का हमें पता चलता है। एक है भद्रभाहु चरित्र, इसमें हमें मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त थे मौर्य वंश के संस्थापक वो एक जैनी थे। तो यहाँ से हमें एक मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश में भी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की। ठीक है। एक हमारा परिशिष्ट पर्वन है, यह भी एक धार्मिक ग्रंथ है। एक आगम साहित्य है, इन सब से हमें जैन ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत के ये जो धार्मिक ग्रंथ थे, धार्मिक साहित्य थे, ये कंप्लीट हो गए, क्योंकि उस जमाने में या इतिहास में 3 ही मुख्य धार्मिक ग्रंथ थे, एक तो ब्राह्मण, एक बौद्ध और एक
जैन ग्रंथ। अब आते हैं धर्मेतर साहित्य की तरफ। धर्मेतर साहित्य की तरफ। धर्मेतर साहित्य का मतलब है गैर धार्मिक विषयों पर जो साहित्य लिखा गया, मतलब इनका जो विषय है वो धार्मिक नहीं है। तो इसमें हमारे पास एक तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। इसमें मौर्य वंश की जानकारी है। इसमें पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को वत्सल यानी कुलहीन या निम्न जाति का बताया गया था। ठीक है। विष्णुगुप्त या चाणक्य का हमारे पास अर्थशास्त्र है। ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में एक रोचक बात है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है। अर्थशास्त्र का विषय राजनीतिक इतिहास है, ध्यान रखना। इसको चाणक्य ने लिखा था। इसके बारे में एक जनरल नॉलेज का प्रश्न और है, जो अर्थशास्त्र आ गया तब मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से आप बॉक्स में नोट कर सकते हो। इसकी जो प्रति है वो 1909 में पंडित सोमनाथ ने छपवाई थी। इसके पीछे भी एक इतिहास है कि 1905 में किसी ब्राह्मण के पास अर्थशास्त्र की प्रति थी। इसने तंजौर पुस्तकालय को दे दी और तंजौर पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष उस वक्त पंडित सोमनाथ थे। उन्होंने फिर इसकी प्रति 1909 में छपवाई थी, चाणक्य की अर्थशास्त्र की। ठीक है। ये एक अलग से जनरल नॉलेज की बात है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। एक हमारे पास पाणिनि का अष्टाध्यायी है। इसमें हमें मौर्य काल के बाद के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मौर्य काल के बाद के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है। एक हमारे पास पातंजलि का महाभाष्य है। पातंजलि ऋषि है, पातंजलि का महाभाष्य है। ठीक है। एक क्षेमेंद्र की कथा मंजरी है। सोमदेव की कथा सरित सागर है। ठीक है। मैंने ये बुक्स के नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में कि भाई व्रत कथा मंजरी किसने लिखी, कथा सरित सागर किसने लिखी, अष्टाध्यायी किसने लिखी, अष्टाध्यायी में किसका इतिहास है, पातंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र का क्या विषय है, इसलिए मैंने ये चीज लिखी है। विशाखा दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या मुद्रा राक्षस किसकी प्रति है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये धर्मेतर साहित्य है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक और लेखक हैं, वो है कालिदास। कालिदास की बहुत सारी कृतियां हैं इतिहास को जानने के लिए। उसमें एक आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, एक मालविका अग्निमित्रम है,
मालविका अग्निमित्रम में हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अभी प्रश्न उठता है कि भाई कालिदास जो थे वो तो गुप्त काल के थे, उन्होंने शुंग वंश के इतिहास की, शुंग वंश की जानकारी कैसे लिखी? ठीक है, क्योंकि शुंग वंश तो गुप्त काल से बहुत पहले आया था। तो ये हम अभी ड्रॉबैक में पढ़ेंगे कि साहित्यिक स्रोतों का क्या ड्रॉबैक होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा धर्मेतर साहित्य। देखो नंबर वाइज से देखो, जो इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में हमने देखा धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के तीन थे, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। धर्मेतर साहित्य में ये जो स्वतंत्र रूप से जो लेखक हैं उनकी जानकारी है, जिनसे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, एक और हमारे पास जानकारी है, विदेशी जो आते हैं वो भी अपनी किताबें लिखते हैं, उनके दृष्टिकोण से भी हम इतिहास को जान सकते हैं। और उनके दृष्टिकोण से तो इतिहास को जानना बहुत ही ज़्यादा रोचक है, क्योंकि विदेशी क्या सोचते थे भारत को देख के, विदेशियों की क्या यात्रा वृत्तांत थी। ठीक है, तो इतिहास को जानने का हमारे पास साहित्यिक स्रोत में दूसरा पॉइंट है, विदेशी यात्रियों का या जो राजदूत यहाँ पे रहे उनका यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। उसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडिका, जिससे इंडिया का नाम पड़ा है। ठीक है, इंडिका ये मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका जो पुस्तक है आज मूल रूप से हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी लोगों ने किताबें लिखी हैं उन्होंने इंडिका का अवतरण देके किताबें लिखी है कि भाई इंडिका में ऐसा लिखा है, इंडिका में ऐसा लिखा है, इसलिए वो इंडिका का माना जाता है। ठीक है, एक फायान का है, फायान गुप्त काल में जो आया था। एक ह्वेनसांग है। मतलब इन जो लोगों ने, जो विदेशी यात्री यहाँ पे आए, उन्होंने भारत को किस नज़रिए से देखा, उससे भी हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है। जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिका के बारे में, मेगस्थनीज ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि भारत में दास नहीं है। इंडिका में कहा था भारत में दास नहीं है, जबकि भारत में दास थे, लेकिन वो विदेशी था, वो समझ नहीं पाया कि भाई ये दास है या इनके घर वाले हैं, क्योंकि हम हमारे दासों के साथ, हमारे नौकर के साथ हम रिश्ता बना लेते हैं, काका बुआ इस तरह से। तो वो पुराने ज़माने में भी उसी तरह से था, तो वो समझ नहीं पाया कि ये दास हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भाई भारत में जो है दास नहीं है। और उसने, हमारे समाज पहले से 4 वर्णों में बटा हुआ था, लेकिन इसको वो 4 वर्ण नजर नहीं आए। इसने बोला भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ है। तो ये उसके देखने का दृष्टिकोण था। तो हमें इससे भी जानकारी प्राप्त होती है कि भाई इसका दृष्टिकोण क्या था, और हम उससे अगले दृष्टिकोण से तुलना करके इतिहास का जो मूल रूप है जानने की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो गए। अब साहित्यिक स्रोत के क्या डिमेरिट्स हैं, क्या दोष हैं, वो देखते हैं हम। साहित्यिक स्रोत के दोष। दोष तो काफ़ी कुछ हैं उसमें। जैसे एक तो मुख्य दोष तो यही है कि हम पता नहीं कर सकते काल निर्धारण कहाँ का है। जैसे आपने देखा होगा कालिदास गुप्त काल का था, लेकिन वो किताब लिख रहा था शुंग वंश की, तो काल निर्धारण की समस्या हमारे पास आती है। और कुछ लिखते वक्त हम किसी दूसरे की काल के बारे में भी हम लिख सकते हैं। जैसे आज आप उदाहरण लो कि मैं कोई डायरी लिख रहा हूँ, मैं आज के समय की डायरी लिख रहा हूँ,
लेकिन अचानक से मैं 1950 के बारे में मेरे को कोई जानकारी प्राप्त हुई, कश्मीर के बारे में, इसके बारे में, मैंने वो चीज़ भी उसमें लिख दी। तो आने वाले 3000 साल बाद में या 1000 साल बाद में दूसरे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किस कालखंड की बात कर सकता है। तो कुछ अंश ऐसे होते हैं साहित्यिक स्रोत में जिसमें काल निर्धारण की समस्या हमारे पास आती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास दोष है साहित्यिक स्रोत का कि साहित्यिक स्रोत क्षेत्र विशेष होते हैं, किसी क्षेत्र के बारे में ही बताया जाता है, उसमें हम उससे पूरे परिदृश्य का परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी एक साहित्यिक स्रोत की दोष है। ठीक है, ये क्षेत्र विशेष होते हैं। साहित्यिक स्रोतों में तीसरा जो दोष है वो ये है कि हम कई बार जो लेखक होते हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जैसे धार्मिक दृष्टिकोण वाले तो ज़्यादातर अपने ही धर्म के दृष्टिकोण से सोचते थे। जैसे बौद्ध ग्रंथ, ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म के अनुसार लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ज़्यादातर ब्राह्मण धर्म के अनुसार लिखे गए थे। ठीक है, तो धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी लेखक हो सकते हैं। ठीक है, तो धार्मिक पूर्वाग्रह, चौथा हमारे पास दोष है जो मेगस्थनीज वाला हुआ। वो पहचान नहीं पाया कि भारतीय समाज किस तरह से था, कि विदेशी यात्री किस दृष्टिकोण से वो देख रहा था। बाकी वो बात सच नहीं थी, भारत में दास मौजूद थे, लेकिन उसने कहा भारत में दास नहीं है। उसने भारत को 7 वर्गों में भी बांटा क्योंकि वो उसका दृष्टिकोण था। तो कई बार विदेशी यात्रियों के दृष्टिकोण से भी इतिहास को जानने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, क्योंकि मेगस्थनीज तो यूनानी साहित्य में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है। तो यूनानी साहित्य में तो ज़्यादातर भारतीय समाज को इंडिका की नज़र से ही देखा गया। ठीक है, लेकिन वो बात सही नहीं थी। तो लेखक के निजी दृष्टिकोण भी सामने आ जाते हैं, लेखक के निजी दृष्टिकोण। ठीक है, ये सारे के सारे साहित्यिक स्रोत जो हैं उनके दोष होते हैं। नोट कर सकते हो आप, इसको बड़ा भी कर सकते हैं उत्तर को। आगे हम इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों में आएंगे। साहित्यिक स्रोत आपका कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत की हमने जब बात की थी, मैंने आपको बताया था ये मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित स्रोत होते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है पहला अभिलेख, अभिलेख या शिलालेख। अभिलेख शिलालेख जो होते हैं उसमें भी हम पुरातात्विक स्रोत के जरिए इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेख और शिलालेख, शिला पे जो भी राजा होते थे या जो भी उस वक्त पावर में होता था वो अपने बारे में कुछ चीज़ें लिखवाया करता था। इससे हम पता कर सकते थे कि भाई वो हमें जब मिला तो हम पता कर सकते थे कि भाई ये किस तरह से वहाँ पे राजा राज करता था। जैसे आप अशोक का पता कर सकते हैं, अशोक का शिलालेख हमें हर जगह से मिल रहा था। इतिहासकारों को दक्षिण से भी मिल रहा था, महाराष्ट्र से भी मिल रहा था, गुजरात से भी मिल रहा था, नेपाल से भी मिल रहा था, असम से भी मिल रहा था, पेशावर से भी मिल रहा था, आगे मंगोलिया तक मिल रहा था। तो लोग इतिहासकारों ने पता किया कि भारत का ऐसा कौन सा राजा है जो इस पूरे उपमहाद्वीप में राज करता था। मतलब जहाँ पे राज होगा वहाँ पे तो आप अपनी शिलालेख या अपनी चीज़ें वहाँ पे लगा पाओगे। ठीक है, तो इतिहासकार कंफ्यूज हो गए कि भारत का ऐसा कौन सा राजा था। वहाँ पे हर जगह देवनानाम प्रिय, आपका जो प्रिय जो राजा है वो आपसे ये कहता है, ये लिखा हुआ था। अशोक का नाम नहीं था। तो कुछ शिलालेखों में फिर हमें अशोक का नाम मिला।
अशोक वर्धन। फिर हमने पता लगाया कि ये जो शिलालेख हैं ये अशोक महान के हैं। तो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। तो अभिलेख और शिलालेख से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आज तक जो सबसे पुराना शिलालेख है वो 1400 BC का है। 1400 ईसा पूर्व में हमें मिला है। बोगस कोई जगह पे है। बोगस कोई अभिलेख, इसका जो समय है 1400 ईसा पूर्व है। इसमें हमें कुछ वैदिक देवताओं की चर्चा मिली है। वैदिक देवताओं का जिक्र हमें मिला है। इन वैदिक देवताओं में हमारे पास जो है वो है मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं का जिक्र हमें बोगस कोई अभिलेख में मिला है। ये 2 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपके पास आ सकता है 4 नंबर के हिसाब से कि बोगस कोई अभिलेख, इतना ही आ जाएगा। आपको टिप्पणी लिखना है तो आप लिखोगे कि ये सबसे ज्ञात पुराना शिलालेख या अभिलेख है। ये 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। इसका समय इस अभिलेख में वैदिक देवताओं का जिक्र है। वैदिक देवताओं में भी आप उनके नाम लिख सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कई बार आता है कि बोगस कोई अभिलेख में जिक्र मिला है, तो इन देवताओं के नाम आते हैं। ये देवताओं के नाम उल्ट बदल के आ जाते हैं कि कभी वरुण नहीं आया, कभी इंद्र नहीं आया। और जिसमें ये चारों मिलते हैं वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि बोगस कोई अभिलेख, तो आप उसमें बता सकते हो। एक अशोक के शिलालेख, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी। इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। अशोक के 14 शिलालेख हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में ये हो गए अभिलेख और शिलालेख। एक हमें सिक्कों से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे रुपए है, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, ये तो नष्ट हो सकते हैं, गल सकते हैं क्योंकि कागज़ के हैं। लेकिन जो सिक्का है वो मजबूत है, वो गल नहीं सकता। वो हो सकता है कि कहीं दब जाए, मिल जाए, या बाद में हमें कोई खजाना मिले, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सिक्के कब के हैं। ठीक है, उसी तरह सिक्कों से भी हमें इतिहास का पता चलता है। सिक्कों से बहुत ज़्यादा इतिहास का पता चलता है। और कुछ राजवंशों का तो इतिहास ही सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, भारत में जो ज्ञात जो सिक्के हैं, सबसे पुराने जो सिक्के हैं, जो सिक्कों की इम्पोर्टेंस समझो आप, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इतिहास के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू है उनकी। सबसे पुराने जो सिक्के हैं वो हैं आहत सिक्के। नाम में है आहत, मतलब इनको आहत किया गया है, पंचमार्क्ड किया गया है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं पंचमार्क्ड कॉइन। इनको आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स बोला गया है। ये भी 2 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न आता है कि भाई भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं, तो वो है आहत सिक्के या आहत सिक्के आ जाएगा। आपको इसका वर्णन करना है तो आप लिखोगे ये भारत के ज्ञात सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं। इनमें किसी तिथि का निर्धारण नहीं है, तिथि निर्धारण नहीं, ये सिर्फ पंच किए हुए हैं। आप ज़्यादातर सिक्कों पे देखोगे तिथि मिलेगी आपको, लेकिन आहत सिक्कों पे कोई भी तिथि निर्धारण नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ रेखा गणितीय आकृतियां मिलती हैं। रेखा गणितीय आकृतियों में जैसे त्रिभुज मिल गया,
चतुर्भुज मिल गया, वर्ग मिल गया, या अर्धचंद्राकार मिल गया इस तरह से, या प्लस का चिन्ह मिल गया। इस तरह के जो रेखा गणितीय आकृतियां हैं वो आहत सिक्कों में देखने को मिलती है। ठीक है, जब भी प्रश्न आए आहत सिक्के के ऊपर आप लिख सकते हो कि भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। तिथि निर्धारण नहीं है, रेखा गणितीय आकृतियां हैं और आकृतियां भी इस तरह की है। ठीक है, मैंने बताया था कि सिक्के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास को जानने के लिए, और कुछ राजवंशों का तो इतिहास ही सिक्कों पे लिखा गया है। तो उसमें आप योद्धेय और मालव जो गणराज्य हैं, योद्धेय आपका गंगानगर की तरफ है, पहले योद्धेय और मालव गणराज्य हैं पहले थे, उनका जो इतिहास है वो सिक्कों पे ही लिखा गया है। मतलब जानकारी का हमारे पास और कोई स्रोत ही नहीं है इनका, हमने इनका इतिहास सिक्कों पे ही लिखा गया है। ठीक है, सिक्कों से एक जानकारी और प्राप्त होती है हमें, सिक्के किसी क्षेत्र विशेष में हमें मिलते हैं तो हमें पता लगता है कि वो हो सकता है कि उस राजवंश की राजधानी रही हो, क्योंकि आर्थिक शक्ति जहाँ पे होगी वही तो राजधानी होगी, और जहाँ पे ज़्यादा सिक्के मिलेंगे, सिक्कों का ज़्यादा ढेर मिलेगा, हम पता कर सकते हैं कि ये पावर ऑफ सेंटर उस राजवंश का रहा होगा। ये भी हमें सिक्कों से पता चलता है। ठीक है, पावर ऑफ सेंटर का हमें पता चलता है। एक सिक्कों में कुछ जो राजा महाराजा हैं वो अपनी आकृतियां भी बनवाते थे, जैसे समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए सिक्का बनाया था जो हमें बाद में मिला। अब हम नहीं जानते कि वो वीणा पोज में उसने पोज दिया था या वास्तव में वो वीणा बजाता था, लेकिन हमने सिक्कों के आधार पर कहा कि समुद्रगुप्त एक बहुत अच्छा संगीतज्ञ था। ठीक है, तो कई बार इतिहास कंफ्यूज भी हो जाता है। अब लेकिन उनको वीणा बजाते हुए सिक्कों पे तभी दर्शाया होगा जब वो वीणा बजाते होंगे, तो हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी था। ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त का एक सिक्का हमें मिला है, जो वीणा बजाते हुए है, वीणा बजाते हुए। हमने क्या अनुमान लगाया कि समुद्रगुप्त एक संगीतज्ञ है। आगे हम चलते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। मंदिर, स्मारक, मंदिर, स्मारक, इनके आधार पर भी हम इतिहास का पता कर सकते हैं। जो आपके स्तूप हैं, ठीक है, अगला ये है, इनके आधार पर भी हम इतिहास का पता कर सकते हैं। कुछ ताम्रपत्र हैं, भाई कई बार किसी को ताम्रपत्र दिए जाते हैं, उनमें कुछ चीज़ें बताई जाती है, तो हम उससे भी इतिहास का पता कर सकते हैं। ये हो गए हमारे पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत के क्या गुण हैं और दोष क्या हैं वो हम देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत के पहले तो हम गुण देखते हैं। देखो, इतिहास का कुछ अंश ऐसा है जिसका हमारे पास साहित्यिक स्रोत मौजूद नहीं है, जैसे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं है, उसकी सारी समस्त जानकारी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है। प्रागैतिहासिक काल की हम जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो हमें पुरातात्विक स्रोत से ही मिल सकती है। एक जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, मतलब इनमें ज़्यादा मानवीय छेड़छाड़
नहीं हो सकती। साहित्यिक स्रोत में तो हो सकती है, मान लो प्रेशर डलवा के, दबाव दे के कुछ भी उसमें लिखवाया जा सकता है, अपनी बड़ाई लिखवाई जा सकती है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत में ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इसका वस्तुनिष्ठ होते हैं पुरातात्विक स्रोत। और इसका गुण है ये साहित्यिक स्रोत को परिपुष्ट करते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों को परिपुष्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे साहित्यिक स्रोत में बताया गया कि फलाना जगह वो राजधानी है, पुरातात्विक स्रोत में क्या होगा, वहाँ पे कोई शिलालेख मिलेगा कि ये इस राजवंश की राजधानी है, या वहाँ पे सिक्के मिलेंगे बहुत सारे, तो वो परिपुष्ट हो गई साहित्यिक स्रोत की, दोनों की बात मान ली गई। इसका मतलब ये जानकारी हमारे पास सही है। साहित्यिक स्रोतों की परिपुष्ट यदि पुरातात्विक स्रोतों ने कर दिया तो वो जानकारी बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि साहित्यिक स्रोत में बोला कि इस इलाके में इस सन में फलाना राजवंश राज्य करता था, अब वो उस राजवंश राज्य करता था तो वो अपने कुछ शिलालेख या अपने ताम्रपत्र वो कुछ ना कुछ वहाँ पे जरूर मौजूद होगा उस समय का। ये नहीं मौजूद है तो साहित्यिक स्रोत फाल्स है, और यदि मौजूद है तो साहित्यिक स्रोत सही है। तो ये साहित्यिक स्रोतों को परिपुष्ट भी करता है। ठीक है, इसके दोष देखते हैं हम। पुरातात्विक स्रोतों के दोष, सबसे बड़ा दोष है इनका ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। कौन सा? ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब मैंने आपको बताया था कि इतिहासकार क्या काम करता है, ऐतिहासिक तथ्यों को बुलवाता है। ठीक है, अब व्यक्तिनिष्ठ का मतलब जो पुरातात्विक स्रोत मिले उसे इतिहासकार किस तरह से बुलवा रहा है तो वो हमारे पास फाल्स जानकारी हो गई। तो ये इसका एक दोष है कि पुरातात्विक स्रोत वस्तुनिष्ठ तो होते ही हैं लेकिन ये व्यक्तिनिष्ठ भी होते हैं, जो इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, पुरातात्विक स्रोतों में क्या होता है, कई बार आपका जो स्रोत है पुरातात्विक वो नदी के जरिए, पानी के जरिए या चोरों के जरिए कहीं दूसरी जगह पे पहुंचा दिया जाता है। सोचिए आप, कोई कॉलेज का स्मारक है, शिलालेख लगा हुआ है, बारिश आई, वो शिलालेख बह के या चोरों के जरिए किसी मंदिर के पास पहुंच गया, तो इतिहासकारों ने यदि खोदा, उस मंदिर की खुदाई की तो उस महाविद्यालय का शिलालेख वहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो बोलेगा यहाँ पे एक महाविद्यालय थी। ये महाविद्यालय के वहाँ पे कोई अंश देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे मंदिर के देखने को मिलेंगे। तो ये एक गलत जानकारी हमें प्राप्त हो गई। तो ये भी एक हो जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी ईंटों को चोरों ने पहुँचा के इधर उधर पहुँचा दिया, जिससे हमारे पास कुछ गलत जानकारियाँ प्राप्त हुई। एक पुरातात्विक स्रोत में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास क्षैतिज उत्खनन होता है। उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे हम, क्षैतिज उत्खनन। फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है क्षैतिज उत्खनन और एक लंबवत उत्खनन। क्षैतिज उत्खनन होता है हम पूरे के पूरे क्षेत्र का उत्खनन करें, तब हमारे पास सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पूरी पिक्चर सामने आती है कि भाई यहाँ पे क्या कुछ चीज़ थी। मान लो कोई बहुत बड़ी महाविद्यालय है, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, हम उसका क्षैतिज उत्खनन पूरे इलाके का करेंगे तो हमारे पास पूरी जानकारी निकल के आ जाएगी कि भाई यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे स्टाफ रूम है, यहाँ पे लैब्स हैं, सबकी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। मान लो क्वार्टर्स भी आ गए तो हम सोच सकते हैं कि उस जमाने के लोग शिक्षा देते वक्त महाविद्यालय के पास में ही रहते थे। लेकिन ये तभी संभव है जब उत्खनन हो क्षैतिज, और क्षैतिज उत्खनन में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीली है, काफ़ी खर्चीली, लेकिन ऑथेंटिक है। लंबवत उत्खनन में
उसी इलाके का मान लो एक कमरा है, उसी का उत्खनन कर दिया, उसके आधार पर हमने जानकारियाँ ले ली कि बाकी कमरे भी ऐसे ही होंगे, लेकिन उससे पूरी जानकारी नहीं आई। लेकिन ये खर्चीली कम है तो इतिहासकार ज़्यादातर लंबवत उत्खनन करते हैं और पुरातात्विक स्रोतों की पूरी जानकारी हमारे पास नहीं आ पाती है। तो ये भी एक पुरातात्विक स्रोतों के दोष है। बाकी साहित्यिक और पुरातात्विक जो दोनों स्रोत हैं उनको आपस में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। साहित्यिक स्रोत आए उन्हें पुरातात्विक स्रोतों से आप परिपुष्ट करो, और जो पुरातात्विक स्रोत आए उन्हें साहित्यिक स्रोतों से परिपुष्ट करें, जिससे हमारे पास इतिहास की पूरी जानकारी सामने आएगी। ठीक है, धन्यवाद।